नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के खास सेशन में, जिसमें बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या हैं। उनको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बार-बार आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अभी कृषि बिल वापस लिया है और उसपे एमएसपी की बात किसानों से नहीं बन पाई थी। तो आज आपको हम बात बताएँगे कि एमएसपी के अंदर आपको पता होना चाहिए कुल 23 फसलें ली जाती हैं, जो कि खरीफ और रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं, जिनको आप जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में अक्सर मानसून सीज़न में बोते हैं और रबी की फसलें वो होती हैं जिनको आप विंटर सीज़न में जो अक्टूबर, नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च, अप्रैल, मई में काटी जाती हैं। तो आपको बता दें ये खास ईयर का ये आपके पास डाटा है, लेकिन आपको बताते हैं ओवरऑल क्या होता है, हर बार ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो खरीद की जो वैल्यू रखी जाती है वो धान की रखी जाती है, उसके बाद गेहूँ की, फिर गन्ने की, फिर कॉटन की यानी कि आपकी रुई की, फिर चना की। तो इसी तरीके से बातें चलती रहती हैं। तो जो 23 प्रमुख फसलें उनके आप नाम याद रख लीजिएगा। हो सकता है कहीं क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में शामिल नहीं की फसल है। तो अगर आपको 23 वो नाम याद होंगे तो कहीं न कहीं आप उसका आंसर दे पाएँगे। तो आप नाम सुन लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। धान है, गेहूँ है, गन्ना है, कॉटन है, चना है, ग्राउंडनट है, मक्का है, सोयाबीन है, आपकी सरसों है, अरहर है, इसको कहीं-कहीं आप तुर भी लिखा पाएँगे, बाजरा है, मूँग है, ज्वार है, उड़द है, कोपरा है, जूट है, मसूर है, रागी है, सेसमम है, बार्ले है, सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, नाइजर सीड्स हैं और सोफ्लावर्स हैं। ये कुल मिलाकर 23 ये ऐसे जो फसलें हैं जिनका एमएसपी निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा। ये जो डाटा था वर्ष 2019-20 का था, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है, धान की सबसे ज़्यादा होती है, फिर गेहूँ की आती है, फिर गन्ने की। तो आइए अब देखते हैं इसके प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या? कि हाल ही में क्या हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया है। परिसीमन आयोग को डिलिमिटेशन कमीशन भी कहे जाते हैं। इसमें एक पत्र के माध्यम से जो जम्मू-कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसमें राजनीतिक दलों के साथ होने वाली आगामी बैठक में अपने एजेंडे का विवरण माँगा है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर परिसीमन आयोग होता क्या है? ब्रिटिश द्वारा उत्तरी इंग्लिश शहर जो लिवरपूल है, उसमें आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में जी7 समूह द्वारा यूक्रेन की ओर से रूस जो आक्रामकता दिखा रहा है, उसके खिलाफ अर्थात रूस के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। भाजपा सांसद वरुण गांधी द्वारा संसद में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, उसके लिए एक निजी विधेयक पेश किया गया है। तो आपको बता दें निजी विधेयक या प्राइवेट मेमोर बिल क्या होते हैं? किसी भी मंत्री के अलावा जो भी सरकार के मंत्रियों के अलावा जो भी विधेयक पास किए जाते हैं, चाहे वो बीजेपी को या अपोज़िशन को मतलब अगर प्रेज़ेंट टाइम बीजेपी सरकार है या सरकार के हिस्से के हों या विपक्ष के, उनको निजी विधेयक बोलते हैं, बता दें। कि जो वरुण गांधी जी हैं, वो तो बीजेपी के हैं, लेकिन ये कोई मंत्री नहीं है, इसलिए इनके बिल को निजी विधेयक बिल बोला जा रहा है। बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। इसमें 26 देशों और क्षेत्र को इसमें क्या किया गया है, एक श्रेणीबद्ध किया गया है। इस सूचकांक को लोवी इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है, इसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखेंगे एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। बात करेंगे फिन बुनकर पक्षी के बारे में और बात होगी विदेशी ट्रिब्यूनल अर्थात अधिकरण के बारे में। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक को जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 2 लिंक टॉपिक से लिंक हैं। अगर आप चाहें तो इसका और अगर डिटेल में लेंगे तो इसमें क्या होता है कि मैंने खासकर इसको टारगेट यूपीएससी एग्ज़ाम से देकर इसमें एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग या जितने में भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे नेवी है, आपका आर्मी है, एयर फोर्स है, तो जहाँ ऐसे सारे एग्ज़ाम जहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पे करंट अफ़ेयर पूछा जाता है या फिर आप चाहते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, हवा-हवाई बातें ना हो। तो इस तरीके का अगर आप डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं, तो आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के और भी दिलचस्प सेशन से जुड़ने के लिए आपके पास नोटिफ़िकेशन तभी पहुँचेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और फिर जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो आइए देखते हैं परसीमन पैनल के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है पेपर में संविधान का ऐतिहासिक आधार बताइए या उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं? उनसे संबंधित जब मुद्दे आएँगे, उससे क्वेश्चन आएगा। ये जम्मू-कश्मीर का ये आप देखिए चौराहा है, काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रहता है, तो आप खुद ही ढूँढिए कि इसका नाम क्या है। हम बात करेंगे कि बेसिकली बात क्या है कि जम्मू-कश्मीर जो परिसीमन आयोग है, उसके अनुसार उसकी अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की जाएगी और रिपोर्ट में जो भौगोलिक स्थिति है जम्मू-कश्मीर की, उनके जो भी दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं या वर्तमान में जारी जो परिसीमन प्रक्रिया है, इसके संचार के साधनों और उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा कि वहाँ कम्युनिकेशन कैसे हो सके और फैसिलिटी कैसे मिल सके। तो इस आयोग जो परिसीमन आयोग है, इसने केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना चाहिए जम्मू-कश्मीर बन चुका है। इसकी 83 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 7 अतिरिक्त सीटें और निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। अब कुल उसमें 90 सीटें बनाई जाएँगी। अगर आप देखें तो जम्मू और कश्मीर जो पहले एक था उसको बाँट दिया गया है, एक तरफ लद्दाख कर दिया गया है। लद्दाख में बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट जगह हैं, लेह और कारगिल।
और दूसरा यूटी बना दिया गया है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के इसी के अंदर परसीमन के निर्धारण की बात की जाएगी। आगे देखेंगे आखिर परसीमन होता क्या है? तो देखते हैं जम्मू कश्मीर परसीमन प्रक्रिया अभी तक क्या है? अगर देखिए हम हिस्ट्री देखें कि आगे अभी तक इसमें हुआ क्या है? जो आज प्रेज़ेंट टाइम जिस जगह हम पहुँचे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में क्या सिस्टम रहा है, तो देखते हैं। तो जम्मू-कश्मीर की अगर बात करें, तो इसमें पहले ही परसिमन जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, वो स्वतंत्रता के बाद 1951 में किया गया था। उस समय एक परसिमन समिति बनाई गई थी। उसके द्वारा एक कार्य निष्पादित किया गया था और उस टाइम पे राज्य को 25 विधानसभा क्षेत्रों में बाँटा गया था। उसके बाद होता है 1981 आता है और 1981 में पहली बार इसमें पूर्ण परसिमन आयोग किया गया। डिवले और परसिमन आयोग को ही इंग्लिश में डिलिमिटेशन कमीशन का नाम दिया जाता है। इस आयोग द्वारा 1981 की जनगणना को बेस बनाया गया और वर्ष 1995 में अपनी सिफारिशें उसमें सौंप दी गई सरकार को। इसके बाद से राज्य में अब तक कोई भी परिसीमन नहीं हुआ है, अर्थात 1981 की जनगणना के हिसाब से ही आज तक परिसीमन चल रहा है। वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर के लिए वर्ष 2011 की जो पॉपुलेशन थी, उसके बेस पर परिसीमन करने की एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग को इस संघ शासित प्रदेश में 7 अन्य सीटें जोड़ने की भी बात कही गई है तथा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजाति समुदाय को भी इसमें रिज़र्वेशन देने का भी आदेश दिया गया है। तो नए परिसीमन के पश्चात जम्मू और कश्मीर में कुल सीटों की संख्या जो प्रेज़ेंट टाइम 83 है, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी विधानसभा में? 90 कर दी जाएगी। ये सीटें जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हैं, उनके लिए आरक्षित 24 सीटों के अतिरिक्त होंगी अर्थात 90 प्लस 24 होंगी और इन सीटों को विधानसभा में खाली रखा जाएगा। ऐसा इसमें प्रोसेस किया गया है। तो अगर देखें कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की आवश्यकता क्यों है? ऐसा क्यों है? परिसीमन अधिनियम जो 2002 है और अन्य जम्मू-कश्मीर विशिष्ट विधेयकों के साथ अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इनके प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 मार्च को केंद्र शासित प्रदेश में के लोकसभा और विधानसभा जितने क्षेत्र हैं, उनको फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग गठन किया गया है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप इसको यूटी बना दिया गया है और जब भी चुनाव होते हैं, उससे पहले अगर कहीं पे जनसंख्या कम होती है, कहीं बढ़ती है, उन सबको इक्वल करके लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में उसको बराबर करने की प्रोसेस हमारे देश के अंदर है। तो ये तो था प्रेजेंट टाइम करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? यहाँ से बन सकते हैं कि परसिमन होता क्या है? इसके क्या प्रोसेस हैं? इसकी संरचना कैसी है? तो इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। परसीवन का अगर शाब्दिक अर्थ हम लें, परसीवन का शाब्दिक अर्थ होता है कि विधायी निकाय वाले किसी भी राज्य में अर्थात चाहे लोकसभा की सीटें हों या राज्यसभा की सीटें हों या फिर उसमें विधानसभा की सीटें हों, उसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की जाती है। मतलब कि एक क्षेत्र के अंदर कितना-कितना एरिया आएगा, कौन-कौन से उसमें ब्लॉक आएँगे, कौन-कौन से वार्ड आएँगे, इसका निर्धारण ही कहलाता है डिलिमिटेशन अर्थात परसीवन आपको सीमाओं के अंदर बाँट देना कि एक ये क्षेत्र है। अगर परसीवन प्रक्रिया का हम देखें कि निष्पादन कैसे किया जाता है, इसका निष्पादन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। इस आयोग को औपचारिक रूप से ही परिसीमन आयोग अर्थात डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन कहा जाता है, जो बाउंड्री डिसाइड कर दे आपकी अब इसके अंतर्गत आप ये लोग इतने आते हैं। तो परिसीमन आयोग के आदेश को कानून के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो कमीशन बनता है उसके जो उनके पावर होती है वो कानून के समान होती हैं कोर्ट के हिसाब से। और जब ये अपनी बाउंड्री बना देते हैं तो आप किसी भी कोर्ट में जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? चुनौती आप सीधा जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही ऑर्डर का माना जाता है। और हम देखेंगे संरचना कैसे होती है, तो प्रसीवन आयोग अगर एक्ट 2002 की बात की जाए, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो प्रसीवन आयोग होता है, उसमें 3 मेंबर होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट का या तो जो इस टाइम कार्य कर रहे हैं वो जज या फिर वो रिटायर्ड जज हो गए हैं, वो लोग होते हैं और उनके सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या फिर उनके द्वारा कोई नॉमिनेट कर दिया जाता है उन आयुक्त उसको और एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो इस प्रकार 3 मेंबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या प्रेज़ेंट टाइम कार्य करते हुए जज मेन वो चेयरमैन बन जाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर उनके नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति है वो हो जाता है, तीसरा हो जाता है राज्य जिस राज्य में किया जाता है उनके निर्वाचन आयुक्त। अगर हम देखें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत तो इसको संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत केंद्र के स्तर पर, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के स्तर पर क्या होता है परिसीमन आयोग के अनुसार राज्यों का और आपके केंद्र सरकार के जिलों का निर्धारण या उनकी सीमा का निर्धारण होता है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 82 और आर्टिकल 170। अगर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात देखी जाए तो अगस्त 2019 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर संविधान के द्वारा किया जा रहा था। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के अंतर्गत होता था, आपको पता होना चाहिए। अब उसमें संविधान खत्म कर दिया गया है, स्पेशल दर्जा हटा दिया गया है, तब से अब भारत सरकार के अधीन आ गया है। बात करेंगे G7 सदस्यों के बारे में, जो कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या वैश्विक जितने समूह हैं, उनका आपस में क्या क्रियाकलाप चल रहा है और उनकी जो योजनाएँ चल रही है, पॉलिसी चल रही है, उसपे भारत का क्या इफ़ेक्ट होगा, भारत के हित कैसे प्रभावित होंगे, उनके बारे में टॉपिक है। तो हुआ क्या है कि ब्रिटेन ने ये माँग की है क्योंकि लिवरपूल में इस टाइम पे क्या चल रहा है, वहाँ मीटिंग चली है विदेश मंत्रियों की, तो उन्होंने ये बोला है कि रसिया क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखा रहा है, तो उसके एक क्या किया जाए, एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए। तो यह निर्णय G7 की हाल ही में आयोजित बैठक में लिया गया है। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री
एंटनी ब्लिंकन और इसके अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा के उनके जितने विदेश मंत्री समकक्ष थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लिया था। इस निर्णय के बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा रूस के यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने की संभावना पर चिंता जो देखी जा रही है, उसी के उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन रूस ने उसके जवाब में ये बोला है कि उसने बोला कि हम ऐसा कोई हमला नहीं यूक्रेन के ऊपर करने जा रहे हैं, ये सिर्फ़ आपका भ्रम है। ऐसे उन्होंने इनकार किया है रसिया ने भी। तो देखिए आखिर मामला हुआ क्या था? कि प्रेज़ेंट टाइम बात की जाए, तो यूक्रेन क्या है, वो रसिया का पहले भाग था, अब यूएसएसआर से अलग हट गया है। तो पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के बीच संबंधों के तनाव के केंद्र में बना हुआ है। हाल ही में क्या हुआ, यूक्रेन द्वारा रूस पर इसकी सीमा के नज़दीक संभावित सैन्य हमले की तैयारी को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा है कि रूसिया हमारे ऊपर हमला करना जा रहा है और हज़ारों सैनिकों को उसने इकट्ठा होने का यहाँ पे आरोप लगाया, ऐसा यूक्रेन का कहना है। वहीं रूस का ये मानना है कि यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपस में क्या कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। भड़काने का उसने आरोप लगाया है कि इनका इनका जो बिहेवियर है वो हमें भड़का रहा है और ये भी कहा है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ पे उसने अपने सैनिकों को लगाया है। उसमें कोई आक्रमण करने की या फिर कोई हमला करने की उसमें योजना नहीं है। ये तो हो गया प्रेज़ेंट टाइम में सिनेरियो चल क्या रहा है। बाकी इसमें जी7 सदस्य इसमें आए हैं, तो जी7 के बारे में जान लेते हैं। जी7 की हमने स्थापना की बात की जाए तो इसको 1975 में मूलतः जी8 के रूप में नॉमिनेट किया गया था। ये विश्व के जितने अग्रणी औद्योगिक देश थे, उनको एक साथ लाने का एक अनौपचारिक फोरम था। अगर इसकी संरचना की बात की जाए, इसमें जी7 शिखर सम्मेलन में एक संघ है, वो है यूरोपीय संघ, इसके अलावा कनाडा है, अमेरिका है, फिर फ्रांस है, आपका यूके है, इसके अलावा जर्मनी, इटली, जापान इतने लोग देश इसमें शामिल हैं। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, साथ ही साथ समय-समय पर आर्थिक मुद्दों पर जितने इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं, उन पर विशेष ध्यान ध्यान देने के अलावा ये वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आपस में सहमति बनाते हैं। बेसिकली इसमें मेन चर्चा में रहता है आर्थिक। अगर जी7 का जी8 में अगर हम देखें तो 1975 में इसको बनाकर तैयार किया गया, लेकिन 1998 में क्या किया गया, रूस को इसको इसमें शामिल किया गया। इस तरीके जो जी7 जो पहले सम्मिलित था, उसका नाम जी8 हो गया है। लेकिन वर्ष 2014 में क्या हुआ, रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती तथा क्रीमिया पर कब्जा जब उन्होंने कर लिया, तो जी8 राष्ट्रों ने इनकी कार्रवाई की आलोचना की और इन्हें इससे उनसे बाहर कर दिया गया। परिणामस्वरूप क्या हुआ, जी8 दोबारा से किसमें आ गया, जी7 में आ गया। कब? 2014 में। 1975 में जी7 था, 1998 में जी8 हुआ, फिर 2014 में अपना जी7 आ गया। अगर इसी को हम थोड़ा और एक उसके मामले में समझें, तो जी7 में क्या है, अगर आप देखें कनाडा है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। जब ये 7 मिल जाते हैं तो ये जी7 हो जाते हैं। इसमें प्लस 1 अगर रसिया को जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाते हैं जी8 और जी8 में अगर 12 और कंट्री को जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाते हैं जी20। तो 12 कंट्री कौन-कौन सी हैं? टर्की है, यूरोपीय यूनियन है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तब ये 12 जब कंट्री और मिल जाती हैं तो ये बन जाती हैं जी20। ये विश्व की अग्रणी औद्योगिक शक्तियाँ हैं। आइए बात करते हैं सामान्य थ्री सीलिंग टॉपिक के बारे में। बात करेंगे सबसे करंट अफेयर्स में सबसे चर्चा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। ये आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि सहायता जो और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जो विषय हैं, जिसमें आपके जन वितरण प्रणाली अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके द्वारा बात की जाए। अगर हम देखें वरुण गांधी ने कौन-सा बिल लाया है, प्राइवेट मेंबर बिल, उन्होंने कृषि उपज के गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति का किसानों का जो अधिकार विधेयक 2021 लाया गया है, जिसको द फार्मर राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021 और इसमें बात देखें क्या-क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। तो इस बिल के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी मिले। इस विधेयक में 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान करवाना, जिसकी उत्पादन लागत के बाद क्या है, उन्हें टोटल 50% मुनाफ़ा यानी कि अगर आपकी ₹100 लागत है, तो आपको कुल मिलाकर ₹150 दिए जाएँ, ऐसा ये भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इसमें ये भी बात कही गई है, अगर किसी भी किसान को अतिरिक्त घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत मिलती है, अगर उसने ₹150 अगर समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, अगर उनसे कम रुपए मिलती है, तो जो इसमें अंतर है, उसके बराबर उसको मुआवज़ा दिया जाए, उसका वो हकदार बने, इसमें कानूनी गारंटी उन्हें मिले। साथ ही साथ विधेयक में कृषि उपज लेन-देनों को जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो 2 दिन के भीतर जो भुगतान है, वो किसानों के खाते में डायरेक्ट किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं, किसानों के काफ़ी हित में दिख रही हैं, लेकिन अगर हम इसको बैलेंस से पढ़ें, तो देखते हैं क्या अच्छाइयाँ हैं और इसमें क्या बुराइयाँ हैं। यही हमारा काम है और इसके महत्व की बात देखें, अगर ये मान लीजिए कानून बनता है, किसानों को गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, इससे क्या होगा, लगभग 10 करोड़ 9.3 करोड़ के भाई 10 करोड़ के आस-पास कृषि परिवारों के लिए बेहतर कृषि उपज मूल्य प्राप्त होगा, जिससे कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिर से उत्थान देखा जा सकता है। तो इन सब के बारे में देखते हैं, पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है?
ये क्यों ऐसा चाह रहे हैं, किसान ऐसा क्यों चाह रहे हैं और सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, इन सबको अगर हम देखते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पे क्या करती है सरकार ये वादा करती है कि किसानों से वो क्या करेंगी, फसलें खरीद लेंगी। मतलब अगर उसने ऐसा लगता है कि धान को वो ₹1500 में खरीदेगा, तो वो सरकार की ज़िम्मेदारी है, चाहे धान मार्केट में ₹1000 बिके या ₹800 बिके प्राइवेट सेक्टर में, वो ₹1500 में उसे खरीदने के लिए बाध्य है। प्रेज़ेंट टाइम में बात की जाए तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, ध्यान रखिएगा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ये खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसका निर्धारण करती है। तो ये जो आपको डाटा दिख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है? रबी के इस टाइम जो फसल बोई गई है सर्दियों में, तो 2021-22 के लिए कुछ इसमें कुछ वृद्धि भी की गई है। जैसे गेहूँ को इन्होंने 1925 से बढ़ाकर ₹1975 प्रति क्विंटल कर दिया है। इन्होंने उत्पादन लागत उसका क्या माना है, ₹960 माना है, तो इन्होंने बोला कि उनको 106% मुनाफ़ा देंगे। ऐसे ही क्या हुआ है, जौ को इन्होंने 1525 से 1600 कर दिया है, चना को 4875 से ₹5100, मसूर को 4800 से ₹5100, सरसों को ₹4400 से बढ़ाकर ₹4600 और कुसुम जो होता है उसको 5215 से बढ़ाकर ₹5327 कर दिया। इन चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है। इस टाइम के डाटा हैं। तो आप देखें कि एमएसपी की गणना किस तरीके से की जाती है। तो एमएसपी की गणना ऐसा माना जाता है कि उत्पादन जो कृषि का जितनी लागत होती है, उनके उत्पादन लागत का सरकार का ये मतलब है कि उनको डेढ़ गुना दे दिया जाए। मतलब अगर आपने ₹100 लगाए वही तो ₹150 आपको दिए जाएँ। तो 2018-19 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा के अनुसार एमएसपी की उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के बराबर रखा जाएगा, ये हमेशा चलता आया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का अगर निर्धारण की बात की जाए तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जैसा मैंने आपको पहले बताया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा की जाती है। इसको 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है। कृषि लागत अगर मूल्य आयोग की बात की जाए तो ये एक वैधानिक निकाय निकाय है, जो खरीफ और रबी मौसम में होने वाली कीमतों की सिफारिश करने के साथ-साथ एक अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो देखते हैं कि कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, तो इनको एक टर्म दिए जाते हैं इकोनॉमी में ए2, एफएल और सी2। तो ए2 में क्या होता है सरकार जो सॉरी किसान है उसने अपनी जो नकद रूप में जैसे बीज डाला है खेत में, खाद डाली है, कीटनाशक डाले हैं, मज़दूरों को मज़दूरी दी है, सिंचाई के लिए उसने ईंधन लगाया है, उसका भुगतान किया जाता है। अगर हम एफएल की बात करें एफएल के अंतर्गत क्या होता है, जैसे खुद किसान लगा, उसके घरवाले लगे, तो उनका जो पारिश्रमिक मूल्य होता है, उनको अनुमान कर लिया जाता है। और C2 में क्या किया जाता है, इसमें क्या शामिल इसमें खेतों में जो जिस खेत में वो फसल कर रहे हैं, उसका किराया है, कुल कृषि पूँजी वर्ग कितना ब्याज अगर वो किराया लिया है, उसने जो टोटल रुपया लगाया है, उसकी पूँजी कितनी लगी, तो इसका मतलब क्या है, नकद में किसान ने कितना डाला है, उसके परिवार का उसने कितना उसमें इन्वेस्ट किया है, मतलब अपने जो पारिश्रम लगाया है। प्लस उन्होंने जो इस पे खेती कर रहे हैं उसका किराया और उसके किराए का ब्याज कुल मिलाकर इन 3 चीज़ों को जोड़कर क्या कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो अब देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सीमाएँ क्या हैं? सरकार क्यों इससे पीछे हट जाती है? सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो आपने देखा होगा बेसिकली गेहूँ और चावल की खरीद तो सरकार ज़ोर-तोर से करती है, लेकिन अन्य चीज़ों की खरीद हो नहीं पाती है। क्योंकि चावल और गेहूँ है उसको भारतीय खाद्य निगम अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा इसको नियमित रूप से बाँट भी दिया जाता है। तो इस इन दोनों की तो खरीद हो जाती है अच्छी तरीके से, अन्य फसलों की खरीद रेगुलर हो नहीं पाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि राज्य सरकारों द्वारा क्या होता है, अंतिम रूप से अनाज खरीदना होता है, केंद्र की योजना है, लेकिन सरकार अनाज कौन खरीदता है? राज्य सरकारें खरीदती हैं। तो जहाँ पर सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनाज खरीदा जाता है, वहाँ पर तो किसानों को लाभ हो जाता है, उनकी खरीद हो जाती है। और जिन राज्य सरकारों में खरीदारी सही से हो नहीं पाती है, वहाँ वहाँ पर किसान अक्सर नुकसान में रहते हैं। दूसरी कमी ये है कि राज्य पर डिपेंडेंस है। तीसरी इसमें क्या है, इसमें मीडिएटर होते हैं, बिचौलिए होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी के जो अधिकारी होते हैं, उन पर भी निर्भर करता है कि वो छोटे किसानों को कितना सही से राहत देकर उनको खरीदारी कर पाएँ। तो इसमें बिचौलियों की भूमिका काफ़ी रहती है, तो यहाँ पर ये दिक्कत ये आ जाती है। 3 दिक्कत क्या है, खरीद सही से नहीं हो पाना। दूसरी क्या है, राज्य एवं सरकार द्वारा खरीद की जाना, उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। और तीसरा क्या होता है, इसमें बिचौलिए होते हैं, एजेंट होते हैं। तो इसमें बात की जाए कि एमएसपी को लगातार किसान क्यों मुद्दा बना रहे हैं, उनको वैध किया जाए, उनको कानूनी अधिकार मिले। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अक्सर देखा गया है, किसानों को एमएसपी से कम कीमतों पर ही प्राप्तियाँ होती हैं। अक्सर क्या होता है प्राइवेट सेक्टर वाले उसको कम रुपए में खरीदते हैं। सरकार खरीद कर नहीं रही होती है, तो जो मजबूर होते हैं वो अपनी फसल को बेचने के लिए। तो अगर मान लीजिए मार्केट एमएसपी प्राइस ₹1500 और कई बार ₹900, ₹800 में भी अपने फसलों को बेचने के लिए इनको क्या होता है बाध्य होना पड़ता है। दूसरा क्या सरकार भी सीमित खरीदारी करती है, तो उनको मजबूरी होती है वहाँ पर बेचें। लेकिन क्या करें कि सरकार क्यों इनको वैध बनाने के लिए तैयार नहीं हामी नहीं भर पा रही है, उसके लिए चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है कि इससे क्या होगा एक आरक्षणीय नीति ये लगती है कि रिज़र्वेशन टाइप का है कि आपको इतना खरीदना ही पड़ेगा सरकार को। इससे क्या होगा कई बार होता है कि मार्केट मान लीजिए आपको डिमांड है, तो आप सप्लाई अच्छी हो रही है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मार्केट में क्या हो व्यापारियों द्वारा डिमांड ना आए, आगे चीज़ें ना बिकें। अगर डिमांड नहीं है सरकार को मजबूरी होगी खरीदना। इससे क्या होगा कहीं न कहीं एक अनारक्षणीय गैर संबंधी एक चीज़ आ जाएगी
कि सरकार को खरीदना ही खरीदना है, ले जबकि उसकी डिमांड नहीं है, उसकी इतनी कीमत नहीं है, हो सकता है उसका निर्धारण ज़्यादा हो चुका हो। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या आती है कि जब ये खरीदारी सरकार के द्वारा की जाती है, तो इसमें जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं या जो जब पुनर्वितरण होता है, खरीद की जाती है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार देखा जाता है और अनाजों का क्या होता है, रिसाव हो सकता है, वहाँ पे ये दिक्कत देखी गई है। भंडारण की समस्या देखी जाती है। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब अनाज और दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जा सकती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें नाज़र बीज है, तेल या कुसुम है, इनके मामले में जो निपटान प्रक्रिया है, काफ़ी जटिल है, उसमें दिक्कत आ जाती है। तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, महँगाई है। महँगाई दिक्कत क्या होती है, अगर मान लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने ₹2000 रख दिया और आपको खरीदने में बाध्य हैं, तो अगर निजी सेक्टर उसमें अगर व्यापार करना चाहता तो वो करेगा, 2021 में खरीदेगा। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर एमएसपी ना खरीदी जाती तो वही चीज़ 1200 ₹1100 में बिकती, तो गरीब था उन चीज़ों को खरीद के खा सकता था, तो वो महँगाई एक बढ़ सकती है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये भी आती है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हो सकता है कि कीमतें कम हों और आप अगर निर्यात करना चाहते हैं और आपने ज़्यादा महँगा खरीद रखा है, सस्ते में तो बेचना नहीं चाहेंगे और एमएसपी के चक्कर में वो चीज़ें महँगी हो चुकी हों और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें कम हैं। तो कहीं न कहीं क्या होगा आपके निर्यात में जो एक्सपोर्ट जो मद का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। प्रेज़ेंट टाइम में जो 11% है ऐसा है। और दूसरी क्या है कि विश्व व्यापार संगठन एक निकाय है, डब्ल्यूटीओ जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो कहीं न कहीं अगर आपने गारंटी प्रदान कर दी, तो इससे क्या होगा आपको घरेलू सहायता संबंधी आपसे क्या किया जाएगा, आपके ऊपर इसमें बैन लगा दिया जाएगा क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम्पल देखा गया था कि वर्ष 2019 में विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से चीन के खिलाफ अमेरिका ने क्या किया था, आरोप लगाया था कि वो बाज़ार मूल्य समर्थन अर्थात मार्केट प्राइस सपोर्ट के रूप में कृषि को सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसा एक रूल है कि किसी एक सीमा के ऊपर आप कृषि सब्सिडी सब्सिडी नहीं दे सकते हैं और अमेरिका ने जब ये वहाँ पे डब्ल्यूटीओ में इसका ऊपर ये केस किया तो अमेरिका जीता भी था, तो हो सकता है भारत के ऊपर ये केस लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी हमारी दिक्कत आएगी। दूसरा क्या अगर हम एमएसपी खरीदें सीधा वहाँ सरकार के राजकोषीय क्षेत्र में बोझ पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर हम 100% खरीद की गारंटी दे देते हैं, तो फल, सब्जियाँ, मसाले जो अन्य फसलें हैं, वो भी क्या करेंगे, उनके बारे में माँग बढ़ जाएगी कि आप हमें भी सपोर्ट प्राइस दीजिए। तो कहीं न कहीं दिक्कतें इसमें हैं। इन्हीं को बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बात करेंगे एशियाई शक्ति सूचकांक 2021 के बारे में, जिसको लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित है, इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें इंडिया को 4 रैंक में दिया गया है, मोस्ट पावरफुल कंट्री एशिया के अंदर, इसको 4th रैंक दी गई है। अगर हम देखें इस रिपोर्ट के बारे में तो इस रिपोर्ट में एशिया और प्रशांत महाद्वीप के जो प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है यानी एशिया पैसिफिक जो रीजन है, उसमें व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों को देखा गया था। उसमें 100 में से 7 एक समग्र टोटल स्कोर के साथ भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। अगर 2020 की तुलना की जाए तो हमें 2 अंकों की गिरावट आई है। पहले हमारा 9 अंक था और 2021 में फिर से हम एशिया की प्रमुख शक्ति बनने से पीछे रह गए हैं। भारत अगर बात करें 2021 में अपने टोटल स्कोर्स के नीचे की प्रवृत्ति होने वाले एशिया के 18 देशों में शामिल हैं, यानी टोटल 26 में से 18 देश ऐसे हैं जो इनके स्कोर नीचे गए हैं, उसमें भारत भी शामिल है। तो देखें इन्होंने टॉप 10 में किसको माना है? सबसे पहले हम एशिया पैसिफिक में अमेरिका को टॉप फर्स्ट, चाइना दूसरा, जापान तीसरा और भारत को चौथा दिया है। हमसे पीछे रसिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इन लोगों को माना है वैश्विक शक्ति के रूप में, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में है। बात करेंगे फिन बुनकर पक्षी के बारे में, हो सकता है फिन नाम से ना हो, गया आपने वर्ड सुना हो, जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे, तो आप समझ जाएँगे इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्यों है कि इसमें कुछ इसको सूची में चेंज किया गया है, तो ये करंट अफेयर में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिन बुनकर पक्षी का वैज्ञानिक नाम प्रोसियस मैग्रिचस है। अब ऐसा माना गया है कि भारत में इनकी जनसंख्या केवल 500 से कम बची हुई है। ये पक्षी अब तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण की जो रेड लिस्ट जारी जो करता है IUCN ध्यान रखना, रेड लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। इसमें बुनकर पक्षी को जो फिन बुनकर पक्षी है, इसको संवेदनशील सूची में रखा गया था। अब इसको लुप्तप्राय में डाल दिया गया, ध्यान रखना अगर लुप्तप्राय में जाता है, तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से भी। ये पक्षी मुख्य रूप से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई घास के मैदानों में और इसके अलावा असम के कुछ इलाकों में पाया जाता है। अगर आप इसको अभी भी नहीं पहचान पाएँ, तो इसकी अगर तस्वीर देखेंगे फिन बुनकर पक्षी की, तो आप समझ जाएँगे कि इस पक्षी को फिन बुनकर पक्षी कहा जाता है। कुछ स्थान उसको बया कहा जाता है और ये देखिए कितना एक स्टैंडर्ड अपना घर बनाते हैं, घास से बुना हुआ इनका स्टैंडर्ड होता है, इसमें चैम्बर भी होते हैं 2 बीएचके, 3 बीएचके टाइप के। अगर आप कभी इसको पास से देखेंगे तो। बात करेंगे विदेशी ट्रिब्यूनल के बारे में अर्थात विदेशी अधिकरण के मामले में। यह विदेशी आदेश 1964 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इस ट्रिब्यूनल में देश में जो अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में ये निर्धारण करना होता है कि वो अवैध रूप से रह रहे हैं, विदेशी हैं या उसी देश के नागरिक हैं। इस निर्धारण का कार्य विदेशी अधिकरण का होता है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए, विदेशी अधिकरण में असम न्यायिक सेवा के जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं या फिर न्यायिक अनुभव रखने वाले सिविल सेवक होते हैं,
जो या फिर सचिव रैंक के या अतिरिक्त सचिव पद से नीचे ना कार्य करते हों। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका न्यूनतम 7 वर्षों का वकालत का अनुभव हो और 35 वर्ष से कम आयु के अधिवक्ता को उसमें शामिल किया जाता है विदेशी ट्रिब्यूनल में। तो ध्यान रखिएगा अर्धन्यायिक निकाय है जो ये निर्धारण करता है कि कौन से देश अवैध रूप से रह रहे हैं उनको विदेशी घोषित करना है। तो ये होता है विदेशी ट्रिब्यूनल और इनकी शक्तियाँ देखी जाएँ तो इसको गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अधिकरण आदेश 1964 में संशोधन किए जाने के पश्चात सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेट को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया, यानी कि अब वहाँ का डीएम स्थापित करेगा और किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। इसके पूर्व ट्रिब्यूनल स्थापित करने की शक्तियाँ केवल केंद्र के पास नहीं थी, अब मजिस्ट्रेट को भी दे दिया गया है। इसमें अधिकार की बात की जाए, ये सभी व्यक्तियों के अधिकरणों में अपील करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध के खिलाफ इन अधिकरणों में मामला दायर कर सकता है। कोई आम नागरिक नहीं कर सकता है, तो राज्य प्रशासन को लगता है कि कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, तो इसमें मामला दर्ज कर सकता है। फिर इसका ये डिसाइड करता है कि लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, विदेशी हैं या लोकल हैं। और बेसिकली ये विदेशी ट्रिब्यूनल चर्चा में क्यों आया था जब नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीज़न बनाया गया था और असम में लोगों को ये बोला गया था अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आप बताइए हम इस देश के नागरिक हैं, अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं, वरना विदेशी ट्रिब्यूनल के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। तो उसके द्वारा ये चर्चा में आया था। इसी के साथ प्रमुख करंट अफ़ेयर कंप्लीट होते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आप उसको पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल अकाउंट लिखिए, हम उसको आपको सेंड करेंगे। और अगर फिर भी आप चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार में। मिलेंगे नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।